इम्पल्स इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम. वेरी सिंपल, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इम्पल्स क्या है. इम्पल्स नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, ओके. और कल हमने क्या सीखा था? कल हमने ये सीखा था कि कोलिशन जब स्टार्ट होता है, राइट? और मैंने ये जो कहानी है स्प्रिंग का हेल्प लेके समझाया था कि दो बॉडीज़ का सरफेस जैसे डिफॉर्म होता है, स्प्रिंग भी वैसा ही डिफॉर्म होगा. और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा? जब दोनों बॉडीज़ का स्पीड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. सो इफ यू सी द डायग्राम प्रॉपर्ली, सबसे पहला जो डायग्राम है वो तुमको वो सिनेरियो देता है जब चालू होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स. सेकेंड वाला जो है देयर इज एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों बॉडीज़ का स्पीड क्या हो जाता है? दोनों बॉडीज़ का स्पीड सेम हो जाता है, राइट? मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द मिडल इट इज़ फुल डिफॉर्मेशन. फिर यहाँ से यहाँ तक जब दो बॉडीज फाइनली सेपरेट हो जाते हैं, ये वाला क्या है? दिस इज अ केस ऑफ रिफॉर्मेशन, राइट? सो यहाँ पर लिख के रखता हूँ मेरे से, ये जो है दिस इज रिफॉर्मेशन. और यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज डिफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पर एक टर्म के बारे में हमको समझ के रखना पड़ेगा, एंड दैट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. व्हाट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन? बहुत ही सिंपल सा टर्म है. तुम दोनों में से किसी एक बॉडी को पकड़ लो. लेट अस टॉक अबाउट M1. इसके बारे में M1 के बारे में. तो स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 तक, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3. स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 तक डिफॉर्मेशन हो रहा था. डू अंडरस्टैंड दिस? स्टेज 1 इज द बिगिनिंग ऑफ डिफॉर्मेशन एंड स्टेज 2 इज द एंड ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट? तो इस पूरे प्रोसेस में M1 का मोमेंटम कितना बदल गया, दैट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. बात समझ में हमने क्या कहा? M1 का मोमेंटम कितना बदल जाएगा, दैट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. दैट मीन्स इन दिस केस इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, दैट इज इक्वल टू M1, राइट? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, राइट? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? v, वो कितना u. सो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? इट इज v माइनस u. या और अगर M1 के टर्म्स में नहीं बोलना चाहो, M2 के टर्म्स में बोलना चाहो, तो क्या लिखोगे? M2 फाइनल कितना है? V माइनस इनिशियल कितना होगा? दिस इज द थिंग. बात समझ में आने का पक्का? अच्छा, कैन वी यूज मोमेंटम कंजर्वेशन बिटवीन दिस टू सिचुएशंस? कैन आई से दैट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड? कैन आई से दैट? इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट? तुमको ये बोलना चाहिए सर किसका मोमेंटम? मैंने कहा दोनों बॉल्स का मोमेंटम. इफ आई टेक बोथ द बॉल्स टुगेदर, राइट? इफ आई टेक बोथ द बॉल्स टुगेदर देन द फोर्सेस आर इंटरनल. A B पे फोर्स लगाएगा, B A पे फोर्स लगाएगा. सो इफ आई कंसीडर बोथ द बॉल्स टुगेदर द फोर्सेस आर इंटरनल एंड यस वी कैन कंजर्व मोमेंटम. स्टेज 1 का मोमेंटम इज बराबर स्टेज 2 का मोमेंटम. स्टेज 2 का मोमेंटम इज बराबर स्टेज 3 का मोमेंटम. मोमेंटम कभी सिस्टम का चेंज नहीं होगा. स्टेज 1 का जितना मोमेंटम था स्टेज 2 का भी उतना ही होगा, स्टेज 3 का भी उतना ही होगा. सो इफ आई से फॉर मोमेंटम, इन दिस केस फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्टेज 1 का मोमेंटम कितना है? M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2, करेक्ट? स्टेज 2 का मोमेंटम क्या है? राइट? बाद में लिखना. नॉट अबाउट द मोमेंटम ऑफ स्टेज 3. राइट? एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं कि भाई इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं. आपने किसका मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया? दोनों बॉल्स. एंड दोनों बॉल्स पे जो फोर्स लगता है, इस पे जो F लग रहा है, इस पे
internal forces, right? So there is no external force, so momentum is always conserved. So this equal to this equal to this. Is that clear? समझ में मैंने कहा पक्का? ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस. मैं वाज टॉकिंग अबाउट इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. मैंने कहा कि इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है कि दोनों में से किसी एक को पकड़ लो और ये देखो कि पूरे डिफॉर्मेशन प्रोसेस में उसका मोमेंटम कितना बदल गया, राइट? m1 इंटू u1 उसका इनिशियल मोमेंटम था, एंड m1 इंटू v is not the final momentum, that is the momentum when deformation stops. तो दोनों का जो डिफरेंस है, चेंज इन मोमेंटम. या तुम दूसरे वाले को देख लो, m2 into u2, that is the initial momentum, and finally at the scenario of maximum deformation वो क्या होगा, m2 into v. और मैंने कहा either this or this, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, either this या this. एक बार देखो ये प्रूफ कैसे होता है, इन दोनों को लिखो. यहाँ से अगर मैं m1 को कॉमन ले लूँ, राइट, इफ आई टेक m1 कॉमन, अगर m1 कॉमन ले लूँ क्या बनेगा, v माइनस u1. m1 इसको मैं उस तरफ लेके चला गया, m1 को कॉमन ले लिया, v माइनस u1, राइट. और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज इक्वल टू m2. अगर मैं m2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, u2 माइनस u. यहाँ पर सिर्फ साइन का फर्क है, दिख रहा है ना, साइन का फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम है, m1 v माइनस u1, m1 v माइनस u1. और यहाँ पर क्या है, m2 v माइनस u2, ये क्या है, m2 u2 माइनस u. इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, राइट. तो यहाँ पर मैं साइन के बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैंने कहा ना, आइदर दिस या दिस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम. तो ये प्रूफ भी होगा, राइट. तो देखो बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही याद रखना कि अगर तुमको इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन पूछे, दोनों में से किसी को एक को पकड़ लेना, उसको पूछना भाई साहब इनिशियल मोमेंटम कितना था, वो बोलेगा m1 इंटू u. फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 इंटू v, और उनका चेंज लेते हैं. किसका लिखना चाहो वो तुम्हारा खुद का पर्सनल चॉइस है. m1 का लिखना चाहो तो लिख दो, m2 का लिखना चाहो तो लिख दो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम है, ठीक है ना. तो अगर ये इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ, आई होप सो यू कैन गेस कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होगा. व्हाट विल बी इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन कब से चालू होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से लेके जब तक उनके बीच का सेपरेशन नहीं हो जाता, मतलब स्टेज 2 से लेके स्टेज 3 तक क्या है, रिफॉर्मेशन. तो अभी अगर मैंने तुमको पूछा व्हाट इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, मैंने क्या पूछा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. फिर से वही लॉजिक यूज करोगे, m1 को पकड़ना है, मैंने पूछा m1 बोलो तुम्हारा मोमेंटम कितना चेंज हुआ पूरा इस डिफॉर्मेशन प्रोसेस में, तो बोलेगा सर देखो m1 इंटू v1, दिस इज माई फाइनल मोमेंटम आफ्टर कंप्लीट रिकवरी, आफ्टर कंप्लीट रिफॉर्मेशन, माइनस मेरा पहले कितना था जब से रिफॉर्मेशन चालू हो, दिस वॉज द स्टेज जिसके बाद से रिफॉर्मेशन चालू हो रहा, तब मेरा मोमेंटम कितना था, m1 इंटू v. समझ में आ रहा है. सो m1 इंटू v, और या तुम m2 को पूछो, m2 को पूछो कि m2 तुम्हारा मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो बोलेगा सर m2 इंटू मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना है, v2 माइनस इनिशियल कितना था, इनिशियल मतलब जब से रिफॉर्मेशन चालू हुआ, दैट इज v, आइदर एनी वन ऑफ देम. समझ में आया. मैं इस तरीके से फिर से प्रूफ कर सकता हूँ, मतलब इक्वेट दें, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये मिल जाएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम. सो चाहे तुम ये निकालो चाहे तुम ये निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम. करेक्ट, राइट. सो दिस इज टू टर्मिनोलॉजी जो तुमको अच्छे से याद रखना, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. ठीक है, पॉज करना. ओके, सो नेक्स्ट. नाउ जैसे इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर सकता हूँ, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू विल बी, सर आप अगर कैटेगराइज करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, देयर हैज़ टू बी सम बेसिस, राइट. सो आई कैन कैटेगराइज मीन्स लेट्स से इन टर्म्स ऑफ वेट, राइट, कि 40 से 45 kg एक ग्रुप, 45 से 50 दूसरा ग्रुप, 50 से 55 तीसरा ग्रुप. समझ में आया. या मैं हाइट के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकता हूँ कि 150 से लेके 160 सेंटीमीटर तक
एक ग्रुप बनेगा, 160 से लेकर 170 तक दूसरा ग्रुप बनेगा, या मार्क्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, टॉप 5, टॉप 10, या फॉर एग्जाम्पल 40 to 50 एक ग्रुप, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर तुम किसी ग्रुप को या किसी आइडिया को कैटेगराइज करना चाहोगे तो देयर हैज़ टू बी ए रीज़न बिहाइंड इट, कि किस रीज़न को देख के तुमने कैटेगराइज किया। तो यहाँ पर भी जो कोलिशंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, कोलिशंस को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और कैटेगरी किस हिसाब से, किस चीज़ को देख के हम उसको कैटेगराइज करेंगे वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं तुमको बस इतना बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में 3 different kinds of materials exist. 3 different kinds of materials exist. Some materials are perfectly elastic materials. Now what is example of a perfectly elastic material? Yeah, what is a perfectly elastic material? अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया, लेकिन उसको तुमने कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया। कंप्रेस करने का मतलब है डिफॉर्म कर दिया। कैसे डिफॉर्म किया? तुमने डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई किया। सो वंस यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, इफ द बॉडी कंप्लीटली रिगेन्स बैक इज शेप एंड साइज, अगर वो अपना शेप एंड साइज फिर से कंप्लीटली रिकवर कर ले तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, राइट, जो कि दुनिया में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज दिस इज आइडल। ऐसा एग्जिस्ट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में नहीं होता, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि जिसमें थोड़ा भी डिफॉर्मेशन ना रहे। बट हमारे डिस्कशन में हम हाइपोथेटिकली इसको मानेंगे कि 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, और ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं कि इनको अगर तुम एक बार डिफॉर्म करोगे, डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाने के बाद वो बॉडी कंप्लीटली अपना शेप एंड साइज कर लेगा, रिकवर कर लेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कॉस्को बॉल ले लो, टेनिस बॉल जो होता है, एक बार दबाओगे तो स्क्वीज हो जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फिर से अपना स्पेरिकल शेप फिर से रिकवर कर लेगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल सच काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम सिचुएशन। दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन है परफेक्टली इन इलास्टिक मटेरियल। परफेक्टली इन इलास्टिक, जैसे कि आटे का गोला, आटे के गोले को अगर एक बार कंप्रेस कर दो फिर छोड़ दो तो वो तो वैसा ही रहेगा, रिकवर करेगा क्या अपना शेप, राइट राइट। तो ये जो सेकेंड एक्सट्रीम कैटेगरी है, ये ऐसा है कि तुमने अगर उस बॉडी को एक बार डिफॉर्म कर दिया, इवन आफ्टर यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, अगर तुमने डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा भी दिया, वो बॉडी अपना शेप एंड साइज थोड़ा भी रिकवर नहीं करती, नो रिकवरी एट ऑल, नो रिफॉर्मेशन एट ऑल। तो ऐसे बॉडीज को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज, राइट। अभी इन 2 कैटेगरीज के बीच में सबसे रियलिस्टिक कैटेगरी लाई करता है, दैट इज इन इलास्टिक बॉडीज। इन इलास्टिक का मतलब क्या है? बीच में लाई करते, इसका मतलब क्या है? थोड़ा रिफॉर्मेशन होगा और थोड़ा डिफॉर्मेशन रह जाएगा। अच्छा, कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो बीच वाला कैटेगरी है कैसे, ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है। रियल लाइफ में यही मिलता है कि अगर तुम किसी बॉडी को डिफॉर्म करोगे, वो पूरा का पूरा तो रिकवर नहीं करेगा। मैंने ऐसे 90% रिकवर कर लिया और 10% कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रह जाए। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? सच ए मटेरियल इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। वन मोर टाइम, सबसे पहला कैटेगरी, एक्सट्रीम कैटेगरी, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ए बॉडी विल which will completely regain back its shape and size after the deforming forces are removed. Is that clear? Second extreme category, perfectly inelastic material. Once you deform it, it will always stay deformed. It will not recover its shape and size. And बीच का कैटेगरी क्या है? Inelastic material. Is that clear? मैं लिख के दे रहा हूँ, आइडिया क्लियर है? Okay. तो मटेरियल जो 2 बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है, इन दोनों बॉडीज का नेचर कैसा? Are they elastic materials? Are they inelastic materials? या are they perfectly inelastic materials? इसके बेसिस पे हम कोलिशंस को क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। तो इस कैटेगरी का कंडीशन क्या फॉलो किया हमने? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। वो जो बॉडीज कोलाइड कर रहा है उनका मटेरियल क्या है, उसके बेसिस पे ये कोलिशन का हम कैटेगरी करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे। इज दैट क्लियर?
let's talk about अभी मैं थोड़ा पॉज करने में देखो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने कहा था मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, राइट? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, कंप्लीटली रिकवर्स, इनइलास्टिक जो कि रियल लाइफ में हमको हर जगह दिखता है, और तीसरा क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल जिसको तुम अगर एक बार डिफॉर्म कर दोगे ये अपना शेप एंड साइज फिर से रिकवर नहीं करेगा। उसके बेसिस पे कंडीशंस 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मैं एक्सप्लेन करूँगा तीनों। परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन, दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, और तीसरा क्या है, इनइलास्टिक। ठीक है, ओके। तो अभी हम परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन डिस्कस करें। फाइन, पॉज करना, ठीक है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन। ठीक है, ओके। 2 बॉडीज है, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 टकराते हैं, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों का वेलोसिटीज सेम हो जाएगा, और टकराने के बाद ये लोग रिकवर भी करते हैं। जब रिकवर करते हैं ना, देखो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बॉडीज डिफॉर्म हो गए, राइट? उसके बाद जब ये लोग रिकवर करते हैं ना, इन्हें स्टार्ट रिगेनिंग देयर शेप एंड साइज, ये 2 बॉडीज एक दूसरे को पुश अवे करके अलग हो जाते हैं, राइट? तो ये अलग होना कब चालू होता है, जब दोनों बॉडीज अपना शेप एंड साइज फिर से रिकवर करना या रिगेन करना चालू करते हैं। समझ में आया? खुद सोच के देखो, 2 बॉडीज आया, आके टकराया, टकराने के बाद व्हाट इज हैपन, डिफॉर्म हो। लेट अस से दिस इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इफ दिस टू आर परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल, दे कम, दे डिफॉर्म ईच अदर, एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, will they recover? If they don't recover, they are not going to push each other away, right? They are not going to push each other। अलग होने का कोई टेंडेंसी नहीं है, कंप्रेस हो फिर अलग होने के लिए तो एक दूसरे को पुश करना पड़ेगा। तो आया, टकराया, डिफॉर्म हुआ, पूरा का पूरा डिफॉर्म हो गया। अभी रिकवरी का कोई इंटेंशन नहीं है, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल्स। सो इफ दे डोंट हैव a tendency to recover, they will never be separated and they will move together as a single object। चिपक जाएंगे। 2 आटे के गोले को अगर हिट करोगे तो वो चिपक जाएंगे ना, एक साथ चिपक के गिर जाएंगे। क्यों चिपक गए, क्यों रिकवर नहीं हो? लेकिन 2 कॉस्को बॉल को अगर हिट करोगे, 2 कॉस्को बॉल आएगा, टकराएगा, फिर अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, आया, डिफॉर्म हुआ, as because they are recovering, they are reforming, they are pushing each other, that is the reason they get finally separated। और 2 आटे का गोला आएगा, चिपक जाएगा, फिर गिर जाएगा। समझ में आया? सो देखो, मैं एक सिंपल सा चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर बॉडी में कोई रिकवरी नहीं है, दे विल नॉट सेपरेट। अगर रिकवरी है, देन ओनली दे विल बी सेपरेटेड। दैट मीन्स जब हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन के बारे में बात करेंगे और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन के बारे में बात करेंगे, तो स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 भी होगा, व्हेन द बॉडीज आर सेपरेटेड। जब मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन के बारे में बात करूँगा तो सिर्फ स्टेज 1 होगा और स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी नो सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? श्योर? अभी जो मैं डिस्कशन करूँगा इससे आपको ऑलरेडी आता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू कंजर्व मोमेंटम। हमने हमेशा किया, राइट? सो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, कम ऑन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इसका भी मोमेंटम सेम होगा। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, m1 प्लस m2 v, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ये वाला स्टेज 3 का मोमेंटम। भाई तो बाद में लिखना ना, बाद में लिखना, रुक जा, अभी नहीं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज m1 v1 प्लस m2 into v2। ठीक है, तुम थोड़ा इस पे और इस पे कंसंट्रेट करो, इन 2 इक्वेशंस पे थोड़ा कंसंट्रेट करो। इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके एक एक्सप्रेशन निकालूंगा। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ और एक बार, इट इज m1 u1
प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से हम m1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से m1, यहाँ से m1, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, u1 माइनस v1, कमा है ना। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर m2 ले लेता हूँ तो दिस इज v2 माइनस u2, मेरे से दिस इज इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि इस पूरे प्रोसेस में इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। मैंने ऐसा क्यों कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड? वो स्प्रिंग वाला एग्जांपल याद कर, जो स्प्रिंग समझाया था। दो बॉल्स आते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, और तुम लोगों ने वर्क फॉर एनर्जी पढ़ लिया। स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इधर घड़ी मत देख, इधर दोनों अगर कंप्रेस होगा, सो व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, हाफ के एक्सपेक्ट। वर्क फॉर एनर्जी पढ़ा है ना तुम लोगों ने? कुछ तो बोलो। स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कहाँ से आया ये पोटेंशियल एनर्जी? कहाँ से आया? दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इज दैट क्लियर? स्प्रिंग पूरा भाई बाद में देख लो आराम से, अभी मेरे को देखो, बाद में आराम से जिसको देखना है, ठीक है ना। अभी स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग विल फुली कंप्रेस, राइट? दोनों बॉल्स आ रहे हैं, इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जीज। मैं स्प्रिंग के थ्रू समझा रहा हूँ, बट एक्चुअली स्प्रिंग नहीं होता, उनका सरफेस स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है। तो काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन चालू हुआ, दब रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन किस में कन्वर्ट हो चुका है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन? द बॉडी विल स्टार्ट रिकवरिंग, स्प्रिंग खुलना चालू करेगा। व्हेन द स्प्रिंग स्टार्ट्स ओपनिंग, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, एंड दोनों बॉल्स का काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर फिर से एनर्जी ट्रांसफर हो। सबसे पहले बॉल्स के से काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद स्प्रिंग जब खुलना चालू करेगा, जो बॉडी से रिकवर करना चालू करेगा, तो बॉडीज के अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, एंड एज बिकॉज वो बॉडी कंप्लीटली रिकवर कर लेता है, मतलब स्प्रिंग जो है वो पूरा का पूरा खुल जाता है, तो स्प्रिंग के अंदर जितना सारा पोटेंशियल एनर्जी था, सारा का सारा उसने फिर से कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में जितना काइनेटिक एनर्जी था, बीच में थोड़ा लोचा हुआ था, बीच में कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। कब? हमेशा नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में, व्हेन द बॉडीज विल कंप्लीटली रिकवर। इज दैट क्लियर? तो इस डिस्कशन को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं, आधे पे है। तुम लोग सब उतावले हो गए जाने के लिए। ये काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है? कल हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है?